हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको रिस्पायरेशन इन ह्यूमन मतलब मानव में श्वसन की जो प्रक्रिया है इसके बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। ह्यूमन रिस्पायरेशन के लिए सबसे पहले हमको ये जानना है कि रिस्पायरेशन कहते किसे हैं। रिस्पायरेशन या श्वसन एक प्रकार की जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो मनुष्यों में दो स्टेप्स या दो चरणों में संपन्न होती है, जिसको हम ऐसे बांट सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बाह्य श्वसन और दूसरा है कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रिस्पायरेशन। मनुष्यों की रिस्पायरेशन प्रक्रिया में सबसे पहले बाह्य श्वसन की क्रिया होती है, जिसको आप ब्रीथिंग कह सकते हैं या सांस लेने की प्रक्रिया। श्वसन के लिए मनुष्यों में जैसे अन्य जंतु या कुछ पौधे जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर से सीधे ऑक्सीजन को टेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। जैसे काकरोच है, काकरोच में रिस्पायरेशन के लिए काकरोच के पूरे शरीर पर ट्रैकिया पाए जाते हैं। श्वसन, ये छोटी छोटी श्वसन नलिकाएं होती हैं। उन श्वसन नलिकाओं की सहायता से वो एटमॉस्फेयर से सीधे ऑक्सीजन को अपनी ट्रैकिया अथवा श्वसनिकाओं के माध्यम से ग्रहण कर लेते हैं। परंतु मनुष्य का शारीरिक स्ट्रक्चर डेवलप्ड है, सारे ऑर्गन्स पूर्ण रूप से विकसित हैं, इसलिए मनुष्यों में श्वसन के लिए स्पेशल कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो श्वसन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसलिए मनुष्यों की श्वसन प्रक्रिया में सबसे पहले हमको श्वसन अंगों के बारे में जानना होगा कि मनुष्य जो रिस्पायरेशन करता है, श्वसन करता है, उस श्वसन में सहायक कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बाह्य श्वसन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लिए श्वसन ऑर्गन्स आवश्यक होते हैं जो बाहर से ग्रहण की गई वायु से ऑक्सीजन को ब्लड कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करते हैं। अर्थात हम सेलुलर रिस्पायरेशन या कोशिकीय श्वसन इसके बाद समझेंगे, जिसमें कोशिकाओं में ऑक्सीजन जब जाता है तो वो ग्लूकोज के साथ, जो श्वसनीय पदार्थ ग्लूकोज है उसके साथ रिएक्ट करके हमको ऊर्जा देता है, वो कोशिकीय श्वसन है। लेकिन जो ब्रीथिंग प्रक्रिया मनुष्य की है वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेने की प्रक्रिया उसकी क्या है, वह बाह्य श्वसन के अंतर्गत या एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के अंतर्गत आता है। और इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से श्वसन अंग हैं जो मनुष्यों में होते हैं जो श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। तो बाह्य श्वसन की प्रक्रिया में बच्चे सबसे पहले हमको ये जानना है कि कौन कौन से श्वसन अंग हैं। इन श्वसन अंगों में आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा नॉस्ट्रिल या जिसको नासिका कहते हैं। इस नासिका के पीछे एक नेज़ल कैविटी है जिसको आप नेज़ल चैम्बर या नेज़ल कैविटी कहते हैं। तो सबसे पहले मनुष्य इस नॉस्ट्रिल की सहायता से बाहर की वायु को, जो गैसों का मिश्रण है, उसको अपने फेफड़ों के अंदर प्रवेश कराता है। अर्थात श्वसन अंगों में नॉस्ट्रिल, नेज़ल कैविटी के बाद फायरिंग्स को ग्रसनी भी कहते हैं, हिंदी में उसको ग्रसनी कहा जाता है। अर्थात नेज़ल कैविटी का कनेक्शन सीधे फायरिंग्स से होता है। फायरिंग्स के ठीक नीचे लैरिंग्स होती है और इस लैरिंग्स पर एक छोटा सा ढक्कन टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको आप एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस एक ऐसा स्पेस है, जगह है, जहाँ पर ट्रैकिया मतलब श्वास नली और फूड पाइप, भोजन की पाइप, दोनों एक साथ जुड़े होते हैं। इस स्थान पर हम सांस और भोजन दोनों एक साथ इंटेक नहीं कर पाते। जब हम सांस लेते हैं तो उस समय एपिग्लॉटिस के कारण जो फूड पाइप होती है वो बंद हो जाती है और श्वसन नली खुल जाती है। तो फिर नॉस्ट्रिल से नेज़ल कैविटी से फायरिंग्स से लैरिंग्स, और लैरिंग्स के बाद एक श्वास नली ट्रैकिया होती है जिस पर उपास्थि की बनी हुई छल्ले पाए जाते हैं। कार्टिलेज के बने हुए छल्ले होते हैं ट्रैकिया पर या श्वास नली पर। ये नीचे की तरफ जा कर के दो पार्ट में बढ़ती है,
जिसको हम प्राइमरी ब्रोंकस कहते हैं। अर्थात ट्रैकिया दो पार्ट में, चेस्ट कैविटी में प्रवेश करने के बाद दो पार्ट में बढ़ जाती है। दो पार्ट में बंटने पर दोनों जो ब्रांच निकलते हैं ट्रैकिया से, उसको हम प्राइमरी ब्रोंकस कहते हैं। यह प्राइमरी ब्रोंकस पुनः बार बार उप शाखाओं में बढ़ती जाती है, फिर वो ब्रांकियोल्स में परिवर्तित होता है। ब्रांकियोल्स के बाद छोटी छोटी श्वसनिकाओं में, उसके बाद वायु कोश या कुपिकाएँ या जिसको आप एल्वेलाई कहते हैं, उसमें ये बढ़ जाती हैं। और हमारे फेफड़ों के अंदर पूरी तरह से वायु कुपिकाओं का एक नेटवर्क, एक जाल होता है, और उसी में जो बाहर की वायु होती है वो आके भर जाती है। ट्रैकिया में उपस्थित जो उपास्थि के छल्ले होते हैं, ये उपास्थि के छल्ले श्वास नली को चिपकने नहीं देते हैं, इसके आकार को निश्चित बनाए रखते हैं। इसलिए जितनी भी श्वसनिकाएँ हैं जो ट्रैकिया से ब्रोंकस, ब्रोंकस से ब्रांकियोल्स, इन सभी में उपास्थि के बने हुए सूक्ष्म छल्ले होते हैं जो इनके शेप को नियत बनाए रखते हैं, जिसके हवा के आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। तो ये जो आर्गन्स हैं, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के बाद नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया या श्वास नली, फिर श्वास नली के बाद हमारे चेस्ट कैविटी में लंग्स पाया जाता है, जो हमारा प्रमुख श्वसन अंग माना जाता है, जिसको फेफड़े कहते हैं। मानव शरीर में दो लंग्स होते हैं, दो फेफड़े पाए जाते हैं, लेफ्ट और राइट, जिसमें यह आपकी स्क्रीन के सामने लंग्स की संरचना है। इस लंग्स की संरचना में आप देख सकते हो कि ट्रैकिया के बाद दो रेड कलर के और स्पंजी शेप में दो लंग्स होते हैं जो स्पंजी ऊतकों के बने होते हैं। इसमें जो राइट लंग्स है ये 3 लोब्स में, तथा जो लेफ्ट लंग्स है वो 2 लोब्स में बटा होता है। प्रत्येक फेफड़ों में श्वसनिकाओं की जाल बिछी होती है, ऐसा कि आप देख सकते हैं इसमें ये सभी श्वसनिकाएँ हैं। श्वसनिकाओं से कुपिकाएँ हैं, छोटी छोटी वायु कोश में बटे होते हैं। उसके नीचे एक स्ट्रक्चर है, इसको देख सकते हैं, इसको डायफ्राम कहते हैं बच्चे। यह डायफ्राम श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्वसन में अर्थात ब्रीथिंग के समय जब हम सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं, उस समय यह डायफ्राम फेफड़ों के शेप को बढ़ाने और घटाने में मदद करता है। तो डायफ्राम भी ब्रीथिंग प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब दोनों फेफड़ों की संरचना हम देख सकते हैं कि ये शंक्वाकार 2 संरचनाएं होती हैं, लेफ्ट और राइट लंग्स होते हैं जो छोटी छोटी श्वसनिकाओं के जाल से बने होते हैं, स्पंजी ऊतकों के बने होते हैं। और जो फेफड़ा होता है ये स्पंजी होता है, अर्थात मधुमक्खी के छत्ते के समान ये होता है। फेफड़े के चारों तरफ एक झिल्ली होती है जो द्विस्तरीय होती है। द्विस्तरीय झिल्ली इसके चारों तरफ बनी होती है, जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं बच्चे। प्लूरल मेम्ब्रेन फेफड़ों के चारों तरफ द्विस्तरीय झिल्ली पाई जाती है, जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं या फुफ्फुसी झिल्ली कहते हैं। इस फुफ्फुसी झिल्ली के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं अथवा फुफ्फुसी द्रव कहते हैं। यह द्रव और यह मेम्ब्रेन दोनों लंग्स को घर्षण से बचाते हैं, लंग्स की सुरक्षा करते हैं, लंग्स की सतह को नम बनाए रखते हैं। अर्थात एक प्रोटेक्टिव लेयर है ये जो है, जिसको आप प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। दिस इज़ द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ लंग्स। और इसके बीच में भरा हुआ जो तरल फ्लूइड है वो लंग्स को सुरक्षा प्रदान करता है और इसको घर्षण से बचाता है। फिर बच्चे लंग्स में बाहर से हवा अंदर आती है और अंदर से हवा बाहर जाती है। तो बाह्य श्वसन की जो पहली प्रक्रिया है उसको श्वासोच्छ्वास कहते हैं।
श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग। ब्रीथिंग या श्वासोच्छ्वास वह प्रक्रिया है जिसमें बाहर की वायु को फेफड़े के अंदर प्रवेश कराते हैं और फेफड़े के अंदर की दूषित वायु, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज अधिक होता है, उसको बाहर निकाला जाता है। इस आधार पर इसके दो स्टेप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं अंतः श्वसन और दूसरे कहते हैं निःश्वसन। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बारे में हम आपको इस स्लाइड के थ्रू बताते हैं। यह आपके स्क्रीन पर है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का फिगर है। इसको ध्यान से समझेंगे। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन क्या है, मतलब निःश्वसन और निःश्वसन। निःश्वसन या अंतः श्वसन, उसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्पायरेशन, मतलब बाहर की वायु को फेफड़े के अंदर प्रवेश कराना। बाहर की वायु फेफड़े के अंदर जब प्रवेश करती है तो आपकी चेस्ट कैविटी अथवा वेस्ट में कुछ परिवर्तन होते हैं। इसी परिवर्तन को आपको समझाना है। तो सबसे पहले हम आपको इंस्पायरेशन बताएंगे। इंस्पायरेशन मतलब बाहर की वायु को नॉस्ट्रिल की सहायता से लंग्स के अंदर लाना। इंस्पायरेशन तथा एक्सपायरेशन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है, यह संपूर्ण प्रक्रिया एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है। इसमें किसी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होते हैं। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन एक मैकेनिकल प्रोसेस है, यांत्रिक क्रिया है, जो चेस्ट कैविटी में उपस्थित जो पसलियाँ होती हैं, रीढ़ की ये पसली, स्टर्नम जो आगे जो हड्डी होती है, उरोस्थि जिसको कहते हैं, और फेफड़े के ठीक नीचे जैसा कि मैंने बताया एक झिल्ली होती है जिसको डायफ्राम कहते हैं। तो डायफ्राम और पसलियाँ, ये दोनों के स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है जब हम बाहर की वायु को अंदर लाते हैं। इस चीज़ को बच्चे ध्यान से समझेंगे कि जैसे ही जब हमको बाहर से वायु को अंदर फेफड़ों में करना होता है, उस समय जो डायफ्राम है, यह डायफ्राम नीचे की तरफ चला जाता है, जैसा कि एरो के माध्यम से इसमें दिखाया गया होगा बच्चे कि डायफ्राम को एरो की सहायता से नीचे दिखाया गया है कि डायफ्राम नीचे की तरफ दबता है और जो पसलियां हैं ये आगे की तरफ उठ जाती हैं। पसलियां आगे की तरफ उठ जाती हैं, डायफ्राम नीचे चला जाता है। ऐसा होने से हमारी चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है। चेस्ट कैविटी के आयतन के बढ़ जाने से फेफड़ों का भी आयतन बढ़ जाता है, अर्थात फेफड़े में भरी हुई जो वायु होती है उसका भी आयतन बढ़ता है और उसके आयतन बढ़ने से उस वायु का वायुदाब कम हो जाता है। अर्थात चेस्ट कैविटी के आयतन के इंक्रीज करने से फेफड़े का आयतन बढ़ता है, फेफड़े के आयतन के बढ़ने से फेफड़ों के अंदर जो वायु है उसका आयतन बढ़ता है। जब आयतन बढ़ता है तो उसका वायुदाब अथवा एयर प्रेशर कम हो जाता है। कम एयर प्रेशर के कारण बाहर की वायु बहुत तेज़ी से हमारे नाक के रास्ते से, नॉस्ट्रिल के रास्ते से फेफड़ों में आके भर जाती है। इस क्रिया को ही हम इंस्पायरेशन कहते हैं अथवा इसको निःश्वसन या अंतः श्वसन कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया है जिसको हम उच्छ्वसन अथवा निःश्वसन अथवा एक्सपायरेशन कहते हैं, अर्थात अंदर फेफड़े के अंदर जो वायु है, दूषित वायु है, उसको बाहर निकालना। दूषित वायु को बाहर निकालने के लिए पुनः जो प्रक्रिया होती है उसको एक्सपायरेशन कहते हैं और एक्सपायरेशन का फिगर आपके सामने सेकंड फिगर जो दिखाया गया है वह है। इसमें बच्चे पुनः जो डायफ्राम नीचे की तरफ हुआ है वह डायफ्राम पुनः ऊपर की तरफ गुंबदाकार हो जाता है। डायफ्राम ऊपर हो जाएगा, गुंबदाकार, गुंबद का शेप ले लेता है, गुंबद का शेप ले लेता है। और इस तरह का शेप जब डायफ्राम का बनता है तो वह फेफड़े पर दबाव डालता है। पसलियाँ जो ऊपर की तरफ उठी थीं वो पुनः अपने स्थान पर आ जाती हैं, जिससे एक फेफड़े पर दोनों तरफ से दबाव बनता है और फेफड़े के अंदर का आयतन कम हो जाता है। आयतन के कम होने से वायुदाब बढ़ जाता है फेफड़े के अंदर की वायु का, और अधिक वायुदाब फेफड़े के अंदर हो जाने से
अंदर की वायु हमारे नॉस्ट्रिल के रास्ते से बाहर निकल जाती है। ये जो दोनों प्रक्रियाएं हैं ये कंटिन्यूअसली होती रहती हैं और इनको सामूहिक रूप से हम ब्रीथिंग अथवा सांस लेना कहते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 15 से 16 बार ब्रीथ करता है। अगर उसकी ब्रीथिंग रेट बढ़ती है तो उसके कारण कई हो सकते हैं। अगर वो फिजिकल वर्क ज़्यादा कर रहा हो, दौड़ रहा हो या किसी अन्य कारणों से उसकी ब्रीथिंग रेट में इंक्रीजमेंट हो जाता है। परंतु एक स्वस्थ मनुष्य शांत अवस्था में 15 से 16 बार पर मिनट की रेट से ब्रीथिंग करता है और इसी को हम एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन कहते हैं। एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन करने से जो बाहर की वायु है वो फेफड़े में आती है जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज अधिक होता है और अंदर से वायु बाहर जाती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज अधिक होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ऑक्सीजन जिसकी हमको श्वसन के लिए आवश्यकता है वो फेफड़े से कहाँ जाता है। फेफड़ों से जाने के लिए पुनः फेफड़े के अंदर एक प्रक्रिया होती है जिसको हम गैसीय विनिमय अथवा गैसियस एक्सचेंज इन एल्वेओलाइज एंड ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। मतलब ब्लड कैपिलरीज और एल्वेओलाई जिसको वायु कोश कहते हैं या वायु कुपिकाएँ कहते हैं, उनके बीच की यह क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अदला बदली हो जाती है, जिसको हम गैसियस एक्सचेंज अथवा गैसीय विनिमय कहते हैं। इस गैसीय विनिमय की प्रक्रिया के माध्यम से फेफड़ों में आई हुई वायु से ऑक्सीजन ब्लड में जाता है और ब्लड के द्वारा पूरे शरीर से उपापचय क्रिया के फलस्वरूप बनी हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फेफड़े में आती है और फेफड़े से बाहर निकल जाती है। इसको हम एक फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखो बच्चे, ये सामने आपके स्क्रीन पर एक फिगर होगा। इसमें ये एल्वेओलाई की फिगर है। एक एल्वेओलाई अथवा एक वायुकोश है। इसके चारों तरफ एक ब्लड कैपिलरीज है, रुधिर की केशिकाएं हैं। इन रुधिर की केशिकाओं में ब्लड सेल्स हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, अन्य रुधिर कणिकाएं भी होती हैं इसमें। परंतु लाल रुधिर कणिकाओं अथवा जो ब्लड कैपिलरीज है, इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका आंशिक दाब 40 होता है, 40 मिलीमीटर पारा होता है तथा ऑक्सीजन का आंशिक दाब 45 मिलीमीटर पारा होता है। जबकि एल्वेओलाई के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है उसमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब 104 मिलीमीटर Hg पारा होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mm Hg होता है। इस वायुदाबी अंतर के कारण, आंशिक दाब के अंतर के कारण फेफड़ों से ऑक्सीजन, यहाँ ध्यान देंगे, फेफड़ों से ऑक्सीजन ब्लड सेल्स में चली जाती हैं। फेफड़ों से ऑक्सीजन, फेफड़ों के वायु कोश से ऑक्सीजन ब्लड सेल्स में जाता है तथा ब्लड से, मतलब जो रुधिर है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोश में चला जाता है, जिसको एरो के माध्यम से इसमें शो किया गया है। आप इसको देख सकते हैं। इसमें बच्चे ऑक्सीजन जो होता है, चूँकि वायु कोश में या वायु कुपिकाओं में जो ऑक्सीजन होता है उसका आंशिक दाब अधिक होने की वजह से वह ऑक्सीजन वायु कोश से ब्लड कैपिलरीज के अंदर चला जाता है और वहाँ जा कर के जो रेड ब्लड सेल होती हैं उनके हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड में वह वायु कोश में चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर दिया जाता है वायु कोश में। पुनः इस वायु कोश से जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो वह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त एयर हमारे नॉस्ट्रिल से बाहर निकल जाता है और इंस्पायरेशन करते हैं तो पुनः नई हवा हमारी लंग्स में प्रवेश कर जाती है। इस गैसीय विनिमय की प्रक्रिया से होता ये है
कि ऑक्सीजन हमारी ब्लड सेल्स में पहुंच जाता है और हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके एक अस्थायी कंपाउंड बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इस तरह से ये इस वीडियो में आपको हमने बाह्य श्वसन के बारे में बताया। बाह्य श्वसन की दो प्रक्रियाएं, एक ब्रीथिंग है, एक गैसीय विनिमय। ब्रीथिंग के दो चरण होते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। और गैसीय विनिमय मतलब वायु कोशों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, अंतर नियमन। ये दो प्रक्रियाएं आपको बताई गई। अगले वीडियो में आपको हम इसके बाद की चीज़ें बताएंगे। टीडल इफ़ेक्ट अथवा जो टीडल वॉल्यूम होता है फेफड़े का, फेफड़े में कितनी हवा रह सकती है, कितनी हवा का उच्छ्वसन करता है, कितनी हवा को कैपेसिटी, उसकी वॉल्यूम कैपेसिटी क्या है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। थैंक्स।